किसी महिला या दंपति के जीवन का सबसे खूबसूरत क्षण वो होता है जब वह अपने बच्चे को जन्म देती है। माँ बनने का एहसास दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हमारी लाइफस्टाइल या जीवन में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, हमारे काम की वजह से हमारे जीवन में तनाव इतना ज़्यादा होता है कि इनफर्टिलिटी का केस जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। वैसे तो सृष्टि के रचयिता भगवान है, लेकिन धरती का भगवान अगर कोई है तो वो डॉक्टर है। सृजन हॉस्पिटल ने इस बात को साबित किया है और कई ऐसे आयाम, कई ऐसी चुनौतियाँ, कई ऐसे पैरामीटर्स इसने सेट किए हैं जो आज हमारे लिए, बिहार वासियों के लिए एक गर्व का विषय है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशलेंद्र पांडे। आज हम बिहार की जिस बड़ी शख्सियत के साथ बात करने जा रहे हैं, उनको बिहार के टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ के जनक के रूप में भी हम जानते हैं। आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमान डॉक्टर हिमांशु रॉय सर का। नमस्कार सर, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, देयर इज अ वेरी फेमस प्रोवर्ब, इट इज सेड दैट legends are born in October. What would you say about this, sir? Tell me something about your अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं सर। हाँ, अक्टूबर में मेरा जन्म हुआ था और जो मैं काम कर रहा हूँ आईवीएफ, वो भी इसी अक्टूबर में ही फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का भी जन्म, उसी समय इंडिया की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म भी अक्टूबर में ही हुआ था। उसका नाम दुर्गा था। तो ये काफ़ी कॉमन एक चीज़ है। और दशहरा विजयादशमी के दिन हिंदी डेट के हिसाब से मेरा जन्म जो था विजयादशमी के दिन था, तो इसीलिए हर साल हम लोग उसको उसी हिसाब से सेलिब्रेट करते आए हैं बचपन से ही, हिंदू अपने रीति रिवाज से। और बचपन मेरा पटना में ही चूँकि जन्म हुआ है, पटना में ही मेरी स्कूलिंग हुई है और अधिकतर शिक्षा यहीं पे हुई है, सिवाय 2 साल गया में और 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने अहमदाबाद से किया है। उसके अलावा मेरी पूरी पढ़ाई हुई है और मैं इस घर में ऑलमोस्ट 50 ईयर से रह रहा हूँ। 6 साल की उम्र में हम लोग इस घर में आए थे, तब भी बिल्कुल चारों ओर गाँव से घिरा हुआ था। और उसके बाद से मैं यहीं पे लगातार रह रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ। मेरा वर्क प्लेस भी बिल्कुल बगल में, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। बचपन में मैं सेंट माइकल्स में था, उसके पहले सेंट जोसेफ्स में था, फिर पाटलिपुत्र हाई स्कूल में आया, फिर साइंस कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो इसी तरह मेरी शिक्षा हुई है। थोड़ा सा सर हम आपके बचपन की बात करेंगे। कैसा था आपका बचपन, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली से आते हैं जहां आपकी माँ पद्मश्री डॉक्टर शांति रॉय मैम एक बहुत ही रिनाउंड, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रख्यात डॉक्टर रही हैं। तो आपका बचपन कैसा था? साधारण था या क्योंकि आप ऐसी फैमिली से आ रहे थे तो बहुत ही असाधारण रहा हो? नहीं, इसमें मेरी माता जो है डॉक्टर श्रीमती शांति राय, पद्मश्री उन्हें मिला पिछले वर्ष। तो वो पहले दरभंगा में थी और बचपन में हम लोग यहाँ पे थे इस घर में। मेरे फादर प्रोफेसर ब्रजदेव प्रसाद रॉय एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में पटना यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट में थे और वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होकर रिटायर किए। तो शिक्षक होने के नाते वो काफ़ी ही हम लोग की जो परवरिश हुई वो उन्हीं के देख रेख में हुई। और माँ काफ़ी बाद में माँ के साथ हम लोग रहना शुरू किया। ऑलमोस्ट 7th-8th क्लास में जब आ गए तब माँ आई और उस समय पहले दरभंगा में उनकी अच्छी प्रैक्टिस थी। पटना आने के बाद चूँकि नई यहाँ पे नई आई थी तो टाइम लगा स्ट्रगल होने में। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बहुत लग्जरियस स्टाइल में हुए, लेकिन हाँ, कोई भी चीज़ की ऐसी कमी भी नहीं थी। अच्छे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे। संडे हम लोग मनाने, मेरे फादर काफ़ी इस चीज़ का ख्याल रखते थे कि हम पढ़ाई और खेल कूद, एक्सरसाइज, पूजा पाठ, हर तरह का चीज़ का एक्सपोजर हम लोग को उस समय जो भी मिल सकता था उन्होंने दिया है। तो बेसिकली इसी तरह से मेरा बचपन बीता है। मैं अपनी और कुछ बचपन की यादें, बहुत खूबसूरत यादें जो आज भी आप चेरिश करते हैं, जब बैठते हैं तो बचपन में खो जाते हैं कुछ? हाँ, बचपन में जैसे मैंने बताया कि मेरी मदर श्रीमती शांति राय दरभंगा में थी, तो हर वीकेंड में हम लोग यहाँ से जाते थे दरभंगा। और आज की तरह नहीं है कि 4 घंटा या 5 घंटा में पहुँच जाए, उसमें दरभंगा जाने में ऑलमोस्ट पूरा दिन लग जाता था। या तो गंगा हम लोग पार करते थे स्टीमर के द्वारा और वहाँ से फिर बस लेके जाते थे और 10 घंटा लग जाता था और फिर हम लोग मंडे सुबह तक वापस आ जाते थे, मंडे से क्लास करते थे। तो वो हम लोग बहुत, वी ऑलवेज लुक्ड फॉरवर्ड टू मीटिंग माँ। बहुत मैंने हम लोग को लगता था, चूँकि पापा थोड़ा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन थे और माँ बहुत ज़्यादा दयालु वाला टाइप की उनका स्वभाव था, नर्म स्वभाव था। हर माँ की। हाँ, तो हम लोग वहाँ जब जाते थे तो वो 2 दिन हम लोग खूब मस्ती करते थे। मैं और मेरी बड़ी बहन श्वेता जो कि अभी यूके में है,
तो हम लोग जाते थे वहाँ और भाग के शाम में माँ के साथ क्लिनिक चले जाते थे और वहाँ हम लोग मैगजीन्स खरीदते थे, जो कार्टून मैगजीन उस समय हुआ करता था। यहाँ पे भी हम लोग मैगजीन पढ़ते थे, बट यहाँ ज़्यादा अमर चित्रकथा जिसमें थोड़ा उपदेश वाला और धार्मिक और आध्यात्मिक टाइप का था, और वहाँ जाते थे तो लोटपोट और इस टाइप का हम लोग को मिलता था, जो कि यहाँ हम लोग को जल्दी नहीं मिलता था। फैंटम, उसमें इंद्रजाल कॉमिक्स होता था, तो जो मनोरंजन वाला टाइप का एंटरटेनमेंट चैनल हम लोग का वहाँ होता था और एजुकेशन चैनल यहाँ पटना में होता था। तो वो हम लोग को बहुत याद है, छुप छुप के हम लोग भाग जाते थे माँ के पास क्लिनिक, हम और मेरी दीदी, और वहाँ जाके टॉफी खरीदते थे, मैगजीन्स खरीदते थे। तो इस तरह से हम लोग का भी था। खूबसूरत सर आपकी यादें हैं बचपन की। मेडिकल कॉलेज में आपका दाखिला होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। पढ़ाई में कैसे थे सर आप? पढ़ाई में उतना ज़्यादा नहीं लगता था जितना ज़बरदस्ती लगवाया जाता था। मैंने बताया कि मेरे पिताजी चूँकि पटना यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और उन लोगों को वीक में 2 ही 3 क्लास रहता था, और बहुत ज़्यादा पहले जैसा जैम भी नहीं रहता था, तो आने जाने में भी बहुत टाइम नहीं लगता था उनको यहाँ से पटना यूनिवर्सिटी जाने में। तो हम लोग को वो काफ़ी वक्त देते थे और हम लोग की पढ़ाई का बहुत ही ज़्यादा, मैंने बाकी भी चीज़ों का करते थे, बट पढ़ाई वॉज अ प्रायोरिटी। मैंने उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था, और टाइम वगैरह हम लोग का बिल्कुल रूटीन सेट था कि कब से कब उठना बैठना है, कब पढ़ना है, कब खेलना है, और ये सब चीज़ अखबार पढ़ाना और ये उसका अनुवाद कराना, ये सब वो सब बचपन से ही हम लोग को बिना कभी रुके हुए, बिना किसी डिस्टर्बेंस के होते हैं। माँ भी जब आई तो माँ प्रैक्टिस में थी और उन्होंने पूरा इसमें सहयोग दिया। ऐसा नहीं था कि अगर हम लोग को लगता था कि कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो माँ के पास बचने चले गए तो माँ हम लोग को बचा लेती थी। उस बात में माँ पूरा समर्थन पापा का करती थी कि पढ़ाई लिखाई हम लोग का जो हो अच्छे से हो, और बचपन से ही उन लोग को मन था काफ़ी कि मैं डॉक्टर बनूँ, सर्जन बनूँ या हार्ट स्पेशलिस्ट बनूँ, और उसमें मेरा बहुत ज़्यादा मन नहीं था डॉक्टरी करने का, इसलिए कि मैंने माँ का पर्सनल लाइफ देखा था कि कितना वो सुबह से लेकर रात तक बिजी रहते थे। कभी कभी उसमें तो टीवी वगैरह नहीं रहता था, सिनेमा हम लोग महीना 2 महीना में एक बार जाते भी थे, तो जाते जाते काम के चलते लेट हो जाता था, और अधिकतर सिनेमा के बीच में इंटरवल में फ़ोन आ जाता था कि कोई हॉस्पिटल में किसी पेशेंट की तबीयत खराब है और माँ को बीच से छोड़ना पड़ा था। तो मुझे याद नहीं है कि कोई भी हम लोग सिनेमा भी एक प्रॉपरली देख पाए हो पूरी तरह से। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती थी और मैं मिस करता था कि माँ हम लोग को ज़्यादा और समय देती। तो डॉक्टर बनने का मेरा बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं था, मैं एयरफोर्स में जाना चाहता था। आपने आईवीएफ स्पेशलाइजेशन के तौर पे कैसे चुना? इसकी तरफ रुझान सर ये आईवीएफ की भी अपनी कहानी है। वो बचपन में ही उसमें मुझे नहीं पता था कि आईवीएफ करने के लिए डॉक्टर बनना रहता है और गायनेकोलॉजिस्ट बनना पड़ेगा और ये सब करना होगा। ये दशहरा में मैंने जैसे बताया कि पापा हम लोग पे काफ़ी घूमने वगैरह पे भी ध्यान देते थे, और साल में 1 या 2 बार हम लोग जरूर पटना से बाहर जाया करते थे। उसमें प्लेन तो नहीं था, ट्रेन से ही सब कुछ जाते थे, होल्डॉल वगैरह बांध के। वो भी एक मज़ा आता था कि जाने का प्रोग्राम बन रहा है कि होल्डॉल लग रहा है, ट्रेन से रिजर्वेशन 1 महीना पहले हम लोग लेते थे और हर साल कहीं जाते थे। 1978 की बात है, उसमें जो दशहरा की छुट्टी हुई थी उसमें हम लोग का कलकत्ता जाने का प्रोग्राम था, और कलकत्ता में चूंकि दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है तो हम लोग कलकत्ता देखना भी था और दुर्गा पूजा भी वहाँ का देखना था। वहीं पे हम लोग गए थे, तो दुर्गा पूजा के ही दौरान मुझे पेपर वहाँ मिला। मैंने बताया कि पेपर की भी पढ़ने की हम बचपन से ही आदत थी और अभी भी आज भी उठते उठते पहला वही चीज़ मैं करता हूँ, पेपर बिना पढ़े दिन मेरा अधूरा रहता है। तो वो पेपर में वो न्यूज़ आया था एकदम फ्रंट पेज पे कि इंडिया का पहला आईवीएफ बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था, दुर्गा। तो वो चीज़ मुझे बहुत फैसिनेट किया। उस समय शायद 7th या 8th क्लास में था, और वो चीज़ मेरे अंदर में समा गई थी। हमको उसमें ये नहीं लगा था कि उसी समय मैंने कोई डिसीजन ले लिया हो, बट वो चीज़ काफ़ी मुझे कौतूहल जो होता है वो देती थी कि कैसे ऐसा हो सकता है कि बच्चा बॉडी के बाहर में कोई बना दे और फिर वो पैदा हो जाए। तो बार बार मैं उसके बारे में सोचता रहता था, और धीरे धीरे वो जो बीज था ये कौतूहल का, वही इस प्रेरणा में बदल गया कि नहीं मुझे आईवीएफ करना है। और तब तक तो 1-2 साल 3 साल के बाद इंडिया में और भी जगह आईवीएफ होने लगा और लोग जानने लगे कि हाँ आईवीएफ भी एक टेक्नोलॉजी है, धीरे धीरे उसका प्रसार होने लगा। और उसके साथ ही 2-3-4 साल के अंदर में मैं सोच लिया था कि ठीक है, अगर मैं एयरफोर्स में नहीं जाता हूँ, चूँकि मुझे ग्लासेस लगे हुए थे तो मुझे ये भी पता चल गया था। एनसीसी में मैं एयरविंग में था स्कूल में, और वहाँ कैंप भी मैं गया था, बट मुझे ये पता चल गया कि इस चश्मा रहते हुए यू कैन नॉट बी लाइक पायलट और दिस थिंग। और एयरफोर्स में तो पायलट अगर आप नहीं हो तो फिर एयरफोर्स का वही मजा होता है। तो उसी समय मैंने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे एयरफोर्स तो में अब नहीं जाना है, लेकिन मुझे आगे जिंदगी में आईवीएफ करना है। बिहार का पहला आईवीएफ बेबी तो जरूर करना है, ये मैंने उसी समय ठान लिया था। सर हमें विस्तार से ये बताएं कि आईवीएफ तकनीक क्या है?
देखिए आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें 3 वर्ड्स है। इन विट्रो का मतलब होता है बॉडी के बाहर, इन वीवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। तो इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर, और फर्टिलाइजेशन मतलब स्पर्म और एग के मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो अगर हम लोग जो नेचुरली जो होता है बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और बच्चा पैदा होता है, शरीर के अंदर ही सब प्रक्रिया होती है। इसमें अगर एग्स को, औरत के जो एग्स होते हैं और पुरुष के जो स्पर्म होते हैं, उनको अगर हम लोग बॉडी के बाहर में मिलाते हैं तो उसको टेस्ट ट्यूब बेबी, चूंकि पहले टेस्ट ट्यूब कहा जाता था, टेस्ट ट्यूब में ये किया जाता था, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता था, बट इसका साइंटिफिक नेम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो यही उसमें हम लोग, औरत जो होती है किसी भी कारण से अगर उसको बच्चा होने में दिक्कत हो रहा है, जिस ट्यूब्स क्लोज्ड हो या ट्यूब्स हो ही नहीं, तो इन सब हालत में हम लोग कुछ इंजेक्शंस देते हैं औरत को, ताकि उनके एग्स का डेवलपमेंट हो अच्छा, और एग्स को फिर बेहोश करके सुई के ही द्वारा बॉडी में नीचे से एग्स को निकाल लिया जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में। सर एक मैं प्रश्न यहाँ पर पूछना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट ये बांझपन की जो समस्या है, यह समाज में एक ब्लैक स्पॉट हमारे लिए धब्बे की तरह है। ये बांझपन की जो समस्या है, क्या ये महिला और पुरुष दोनों में होता है या सिर्फ महिला के अंदर होता है? सर ये देखिए बांझपन, हाँ, बांझपन की समस्या आदिकाल से ही, जब से मनुष्य आया, साथ साथ में बांझपन भी उसके साथ चिपका हुआ है। महाभारत में भी आप देखिएगा और रामायण में, तो सब पुरुष भी और स्त्री भी, दोनों लोगों बांझपन के शिकार आपको मिलेंगे। और जितने भी हम लोग के माइथोलॉजिकल फिगर्स है रामायण और महाभारत में, उसमें से 90% जो बर्थ्स हुआ है वो मैंने किसी न किसी आर्टिफिशियल टेक्निक से ही हुआ है। आप या तो राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की बात करें, या पांडव पुत्रों की बात करें, या कौरवों की बात करें, सबका ही जन्म जो हुआ है अलग अलग टेक्नोलॉजी से हुआ, कर्ण का जैसे जन्म हुआ। तो ये समस्या जो है हम शुरू से रही है, और वो जरूर एक ब्लैक स्पॉट है, केवल समाज के लिए नहीं, किसी पुरुष और औरत के लिए भी। जब तक अगर उसका फैमिली नहीं कंप्लीट हो, तो अधिकतर लोग ये चाहते हैं कि नहीं, उनको ये वंश चले आगे और बच्चे हो, मन लगाने के लिए भी, और वो तो रहता है। कभी कभी वो तकलीफ बन जाता है जब किसी का को टॉर्चर अगर उसके चलते करना शुरू कर दिया जाता है। तो कुछ लोग इवन आत्महत्या वगैरह करने का अटेम्प्ट करते हैं, अगर उनको लगता है कि अगर उनको बच्चा नहीं हो सकता है और उन्हें काफ़ी अगर टॉर्चर वगैरह हो रहा है तो ये चीज़ शुरू से ही है और आज भी है, पुरुष और स्त्रियों दोनों में ही बांझपन। बांझपन की समस्या जो है अभी वर्ल्ड वाइड ऑलमोस्ट 10 to 15% कपल्स जो होते हैं, मैंने हर 10 शादी जो हो रही है उसमें एक शादी ऐसी रहेगी जिसमें कि 1 से 2 साल, जिसको बांझपन का जो परिभाषा है साइंटिफिक, कि 1 से 2 साल अगर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो और बच्चा अगर नहीं हो तो उसको बांझपन बोलते हैं। तो ये हर 10 में से एक शादी में ऐसा होता है। मैंने ऑलमोस्ट 10% कपल्स फेस करते हैं। मुझे लगता है सर आप ये WHO का कुछ फिगर या स्टैटिस्टिक्स आप शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। पहले ये 2 साल था, अभी से 1 साल कर दिया गया है कि 1 साल भी अगर प्रॉब्लम हुआ, 1 साल बीत गया तो उसको बोलते हैं कि इन्हें सब फर्टिलिटी है। जब सर कोई पेशेंट आपके पास आता है, उसकी काउंसलिंग होती है, तो आप सबसे पहले आप उसको क्या सजेस्ट करते हैं? कैसे दंपति को IVF की ये जो तकनीक है उनको अपनाने की आप सलाह देते हैं? IVF की जो टेक्निक है वो इनफर्टिलिटी के हर पेशेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में से 60-70% कपल्स जो होते हैं उन्हें प्रॉपर काउंसलिंग, वो आपस में समय दें, सही समय पे साथ रहें, और प्रेगनेंसी ठहरने के लिए दवा भी दी जाती है, उसे ओव्यूलेशन इंडक्शन के ड्रग्स को उसे कहते हैं, जिससे कि एग्स ज़्यादा बने। पुरुष में भी एंटीऑक्सीडेंट्स और मल्टीविटामिन्स हम लोग देते हैं। तो ये सब करने से 6 महीने के अंदर में काफ़ी लोगों को बिना किसी और टेक्निक के ही फायदा हो जाता है। अगर जांच में, लेकिन अगर पुरुष, मेनली 3 तरह की जांच हम लोग करते हैं बांझपन के लिए। पुरुष की जांच उसके वीर्य की जांच से हो जाती है, और औरत की जांच जो होती है उसके एग्स बन रहे हैं कि नहीं, और दूसरा कि उसके ट्यूब्स खुले हुए हैं और यूट्रस ठीक है कि नहीं, वो एक्सरे के द्वारा हम लोग करते हैं। तो 3 टेक्निक से ऑलमोस्ट 80-90% लोगों में पता चल जाता है कि बांझपन का क्या कारण है। 10% ऐसे कपल होते हैं जिनमें पता नहीं चल पाता है कि क्या रीजन है, और उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो बांझपन के जो शिकार रहते हैं ऐसे दंपति, तो दवा से ही काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोग ऑपरेशन, हम लोग लैप्रोस्कोपी करते हैं, हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं, और उसके द्वारा अंदर कुछ खराबी रहती है, कुछ सटा हुआ रहता है, कुछ ट्यूमर छोटा रहता है, तो उसे हटा दिया जाता है, उससे भी फायदा होता है। यूट्रस का एनोमलीज रहता है, उससे भी फायदा होता है। और एंटीबायोटिक्स जैसे टीबी हम लोग के देश में काफ़ी कॉमन है, टीबी की दवा से भी काफ़ी सारी औरतें जिनका कि ट्यूब्स नहीं काम कर रहा है वो काम करने लगते हैं। लेकिन कुछ
जो बाकी बचे हुए कपल्स ऐसे रहते हैं, फिर हम लोग IUI की एक टेक्नोलॉजी होती है उसको पहले करते हैं, जो कि कम खर्च वाला होता है और उसमें भी सक्सेस रेट ठीक ठाक रहता है। तो 3-4 साइकिल या इवन 6 साइकिल्स हम लोग IUI पहले करते हैं, जिसमें कि हस्बैंड के सीमेन को वॉश करके डायरेक्टली यूट्रस में औरत के डाल दिया जाता है। तो ये IVF नहीं होता, इसलिए कि हम लोग औरत के एग्स को बाहर नहीं शरीर से निकाल रहे हैं, तो औरत के शरीर उसके एग्स में रहते हैं। स्पर्म को हम लोग केवल हस्बैंड के स्पर्म को वॉश करके अच्छे स्पर्म्स को यूट्रस में सही समय पर डाल देते हैं, जिसमें औरत का ओव्यूलेशन होता हो, तो इससे चांसेस बढ़ जाता है। तो इन सब टेक्नोलॉजीज के यूज करने से ऑलमोस्ट 80% लोगों को बच्चा हो जाता है और 20% ही ऐसे कपल्स होते हैं जिनमें ये इलाज या तो फेल हो जाता है या करने लायक नहीं रहता है। जैसे मैंने बताया कि किसी के दोनों ट्यूब्स बिल्कुल ब्लॉक हो, या किसी को ओवरी नहीं हो, किसी को यूट्रस नहीं हो, तो इन सब हालत में हम लोग IVF करते हैं, या IUI फेल हो गया हो 6 साइकिल, तब हम लोग IVF करते हैं। एक सर, लोगों के बीच में एक गलत धारणा ये है कि इस प्रक्रिया में दर्द बहुत होता है। नहीं, इस प्रक्रिया में दर्द तो बिल्कुल ही नहीं होता है। IVF जो होता है उसको में 2 बार इंटरवेंशन किया जाता है। एक बार जब एग्स निकाला जाता है और एक बार जब एम्ब्रियो बना के वापस यूट्रस में डाला जाता है। तो एग निकालने की प्रक्रिया थोड़ी बहुत पेनफुल होती है, बट वो पेनफुल इसलिए नहीं होती है, इसलिए कि हम लोग क्या है वो IV एनेस्थीसिया देके बेहोश करके पूरी तरह से किया जाता है, और वो बहुत लंबा प्रोसीडियर भी नहीं होता है, 10 मिनट से 20 मिनट का प्रोसीडियर होता है। और उसके बाद भी एक दिन भी नहीं, मतलब नेक्स्ट डे से अगर कोई चाहे तो अपने काम पे भी वापस जा सकता है। ऐसा पेनफुल प्रोसीडियर हो सकता है 100 में एक को किसी को हो ज्यादा पेन हो। इस अगर किसी का अंदर में यूट्रस और ओवरी सटा हुआ और इसके चलते निकालने का दर्द, बट दर्द नहीं होता है। और एम्ब्रियो ट्रांसफर तो बिल्कुल पेनलेस प्रोसीडियर है, उसमें एनेस्थीसिया देने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें इस प्रोसीडियर में कुल कितना समय लगता है? इस प्रोसीडियर में 15 डेज टू 30 डेज टाइम लगता है। वो 2 टेक्नोलॉजी होती है जिससे हम लोग IVF करते हैं। एक शॉर्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं या एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल बोलते हैं, और एक लॉन्ग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल में लगभग 15 दिन लगता है पीरियड के स्टार्ट होने से, और लॉन्ग प्रोटोकॉल में लगभग 1 महीना टाइम लगता है पूरे प्रोसेस को करने में। उसमें पेशेंट को 3 या 4 बार आना जाना पड़ता है, सेम डे लौट जाना पड़ता है, भर्ती होने की जरूरत नहीं रहती है। ये सेम डे आउटडोर प्रोसीडियर होता है, डे केयर प्रोसीडियर होता है, और मरीज को एक रात भी रुकना नहीं पड़ता है। ये कितना खर्चीला है सर? IVF लगभग इसका कॉस्ट हम लोग जो करते हैं, जब जो दवा यूज होती है उसमें एग्स को बनाने की, वो एक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है इसका कंज्यूमेबल्स का और मीडिया का। तीसरा चार्जेस रहता है इसके इंस्ट्रूमेंट्स का, और चौथा चार्ज होता है जो डॉक्टर का फीस होता है। तो ये सब मिला के एक साइकिल IVF करने में लगभग 1 लाख के आसपास खर्च पड़ता है। अगर कोई आपके पास गरीब पेशेंट आता है, अगर आप डॉक्टर के चार्ज को हटा दें तो कुल कितना खर्च आता है सर? इसमें देखिए फिक्स चार्ज ऑलमोस्ट 50-60,000 रुपीज कम से कम इसमें जो कंज्यूमेबल्स, मीडिया और जो दवा लगती है उसमें है। बहुत सारे गरीब पेशेंट होते हैं जिनको कि हम लोग 50-60,000 के हम लोग फ्री में भी बहुत पेशेंट्स का इलाज करते हैं, अपना पैसा लगा के भी करते हैं अगर लगता है कि वास्तव में मरीज को पैसा नहीं है। बहुत लोग तो पैसा रहते हुए भी डिस्काउंट करते हैं और पैसा देने में काफ़ी करते हैं, बट हम लोग जो देखते हैं कि जेन्युइनली जो पेशेंट गरीब है उसको जो भी मदद करना है करते हैं। ऐसे भी अगर IVF फेल हो जाता है, सेकंड साइकिल करना होता है, तो उसमें हम लोग 25% to 50% डिस्काउंट पे भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कि एक बार जो ट्रीटमेंट, इसलिए कि ये IVF का जो सक्सेस रेट होता है वो 30 से 40% होता है। 30 से तो ये पहले से ही पेशेंट को इसमें सोच के चलना है कि ये वन टाइम प्रोसीडियर नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें 100% सक्सेस रेट होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहुत जगह गलत विज्ञापन भी ऐसा दिया जाता है कि 100% सफलता कोई टेक्नोलॉजी से होती है, लेकिन वर्ल्ड वाइड अभी आप ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का, इजराइल का या यूरोप का डेटा देखेंगे जहाँ पे कि ये सरकार के द्वारा नियंत्रित है और हर अंडे का हिसाब होता है, तो वहाँ पे सक्सेस रेट जो टेक अवे लाइव बर्थ रेट होता है वो 30% होता है। आपके हिसाब से सक्सेस रेट का मतलब क्या है? अगर पहला अटेम्प्ट होता है आप उसको सक्सेस रेट काउंट करते हैं? सक्सेस रेट 4-5 अटेम्प्ट आपने ट्राई किया, उसके बाद नहीं होता है वो सक्सेस और फेल्यूर कैसे डिसाइड? सक्सेस जो होता है किसी को एक साइकिल में भी हो जाता है, और सक्सेस हम लोग तब बोलते हैं प्रेगनेंसी केवल हो जाना सक्सेस नहीं है। वो बच्चा, हेल्दी बच्चा अगर घर लेके जा रहा है तब वो सक्सेस होता है। अगर अबॉर्शन हो गया 2 महीना में या प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आके खत्म हो गया तो नाम के लिए आपका वो प्रेग्नेंट हुआ, बट उसका काम के लिए वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ, इसलिए कि जब तक वो बच्चा नहीं मिलता है तब तक उसके लिए वो फेलियर है। तो किसी को एक बार में भी हो जाता है, किसी को 3-4 साइकिल भी लगता है। तो 30 से 40% जो सक्सेस का चांसेस है वो एक साइकिल का होता है। अगर हम लोग 3 से 4 साइकिल मिला के अगर बोलते हैं उसको क्यूमुलेटिव लाइफ बर्थ बोलते हैं, क्यूमुलेटिव बर्थ रेट, मतलब 4 कोई आदमी 4 बार अटेम्प्ट लेते कोई कपल, तब उसका चांसेस कितना है, तो वो ऑलमोस्ट 80 to 90% चांसेस रहता है 4 साइकिल्स में। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आप 4 से 5 अटेम्प्ट करते हैं तो IVF का सक्सेस रेट जो है
80% के आसपास होता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सर, एक और मैं सवाल आपसे यहाँ पर लेना चाहूँगा कि सक्सेस का जो रेट है वो अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में, या फिर इंडिया में, यूके में, यूएसए में, वो सक्सेस का रेट क्या वैरी करता है? और किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है? देखिए, सक्सेस का रेट तो थोड़ा वेरी जरूर करता है, इसलिए कि रिपोर्टिंग आप किस तरह से कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जहां भी स्ट्रिक्ट रिपोर्टिंग है और कंट्रोल रिपोर्टिंग है, वहां पे बहुत ज़्यादा 5% सक्सेस रेट वेरी कर सकता है, बहुत जरूर 10% कर सकता है। बिकॉज जो ये टेक्नोलॉजी है ये शुरू से ही एक स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से स्टार्ट हुआ है, और वर्ल्ड वाइड हम लोग जैसे यूज जो करते हैं वो वर्ल्ड का बेस्ट मेडिसिन यूज करते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट यूज करते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट मीडिया एंड कंज्यूमेबल्स यूज करते हैं, और अधिकतर आईवीएफ सेंटर इसी तरह से करते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें कमी और बेसी होने का नहीं होता है। अगर आप पैसा बचाने लगे काम करने के समय में और अच्छे कंज्यूमेबल्स और मीडिया में अगर आप लापरवाही करें तो उससे आपका प्रेगनेंसी रेट सफ़र करता है। अदरवाइज वर्ल्ड वाइड, रूरल हो, अर्बन हो, जो आपका क्लिनिक अगर स्टैंडर्ड मेथड फॉलो कर रहा है तो स्टैंडर्ड ही सक्सेस रेट होता है। और सक्सेस और फेलियर होने का सबसे बड़ा जो रीज़न होता है या जो फैक्टर होता है आईवीएफ में या इनफर्टिलिटी के किसी भी ट्रीटमेंट में, वो होता है औरत का एज। औरत का एज ही इन्फ्लुएंस करता है कि सक्सेस का रेट क्या रहेगा। यंग कपल्स में सर मैं इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा यहाँ पर। जो बांझपन की समस्या है, इसके क्या क्या कारण हैं सर? मुझे लगता है इसमें एज भी एक फैक्टर है। बांझपन की समस्या में एज तो फैक्टर है ही, इसलिए कि आजकल और बढ़ इसलिए रहा है कि आजकल हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हो रहे हैं, लोग कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, शादी पोस्टपोन कर रहे हैं या बच्चा होना पोस्टपोन कर रहे हैं कि कैरियर में एक मुकाम पे चले जाए, और उस मुकाम पर पहुंचते पहुंचते उनको टाइम फिर नहीं मिलता है कि वो ट्रीटमेंट कर सके, और वो साइड लाइन पे चला जाता है। और अचानक फिर एक दिन जागते हैं वो लोग इस चीज़ से और सोचते हैं कि चले, और तब तक पता चलता है कि अब देर हो गई। तो इसलिए कि जो औरत का उम्र जो होता है, औरत के शरीर में जो एग्स होते हैं वो उसको अपने माँ के ही पेट से मिल गए होते हैं, जबकि पुरुष में स्पर्म्स जो होता है वो हमेशा नया बनते रहता है। तो पुरुष में एज फैक्टर नहीं होता है, बट औरत में 30 से 35 साल बॉर्डर लाइन टाइम होता है, और 35 ईयर्स के बाद में बहुत शार्पली फॉल होता है फर्टिलिटी में औरत के, और 40 आते आते लगभग जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 40 साल से ऊपर की महिला को प्रेगनेंसी नहीं होता है, कुछ अपवाद होते हैं, हाईली फर्टाइल वीमेन हो सकती हैं जिनको कि 43-44 साल में भी प्रेगनेंसी होता हो, बट दे आर 1 और 2%। जो मेजॉरिटी 80 to 90% महिलाएं होती हैं, उनका 40 ईयर्स आते आते ऑलमोस्ट एग्स जो होता है वो फिर काम लायक नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि उम्र बीतनी नहीं चाहिए, प्रॉपर एज में प्रेगनेंसी होना चाहिए, नहीं तो प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस एज बढ़ने के साथ बढ़ते जाता है, फर्टिलिटी की समस्या बढ़ते जाती है, और बच्चे भी जो होते हैं 35 ईयर्स के बाद की उम्र की महिलाओं को, उनमें मानसिक विकृति होने का, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी होने का भी डर बढ़ते जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा हम लोग का जो लाइफस्टाइल अब चेंज हुआ है, मॉडर्न लाइफस्टाइल हुआ है, इसमें वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, प्लस पॉल्यूशन इतना हो गया है, जो पॉल्यूशन भी एक रीजन होता है जो कि एग्स को और स्पर्म्स दोनों को डैमेज करता है। तो स्मोकिंग जैसे है लाइफस्टाइल फैक्टर में, अगेन स्मोकिंग जो है वो एग्स और स्पर्म दोनों को डैमेज करता है, किसी फॉर्म में। तो ये सब कारण मॉडर्न रीजंस है। उसके अलावा जो सब कॉमन रीजंस जो पहले से चले आए हैं, स्पर्म्स पुरुष में जैसे स्पर्म्स का नहीं बनना, ये बहुत कॉमन होता है। ऑलमोस्ट 10 to 20% पुरुष ऐसे होते हैं जिन लोग में स्पर्म्स की कमी होती है, कुछ लोग में बिल्कुल जीरो स्पर्म्स रहते हैं, उनको भी आईवीएफ टेक्निक से हम लोग प्रेगनेंसी दिला सकते हैं। कभी कभी डोनर इंसेमिनेशन की भी हम लोग को जरूरत होती है। और औरत में अगर हम लोग पार्ट में बात करें कॉज का, तो ट्यूब्स का ब्लॉक होना है किसी इन्फेक्शन के चलते, हम लोग हम लोग फैलोपियन ट्यूब्स जैसे टीबी काफी कॉमन है, और भी इन्फेक्शन हो सकता है। पेट का कोई ऑपरेशन हुआ उसके चलते पस वगैरह वहाँ फॉर्म कर गया, उसके चलते भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होती है जिसमें कि यूट्रस के अंदर का लाइनिंग जो होता है वो पेट के अंदर चला जाता है, और हर मासिक धर्म के समय उसमें ब्लड बनने लगता है, उसके चलते वहाँ पे सब चीज अगल बगल से जाके सट जाता है। तो एंडोमेट्रियोसिस भी एक कॉमन कॉज है। पीसीओडी अगेन इट इज वेरी कॉमन कॉज, यंग लड़कियों में भी होता है, जिसके चलते खासकर जो लड़कियां बहुत एक्सरसाइज नहीं करती हैं, बैठ के टीवी ज़्यादा देखना, जंक फूड खाना, मोटापा हो जाना, तो उससे चेहरे पे बाल आना, शरीर पे बाल आना, हिर्सुटिज्म जिसको कहते हैं, ये बहुत कॉमन होता है। तो वो लड़कियां होती हैं उनको फिर पीसीओडी की बीमारी होती है जिसमें कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, एग्स नहीं बन पाते हैं उसके, और उसको बाद में इनफर्टिलिटी से की शिकार होती हैं। साथ ही साथ ऐसी महिलाओं को डायबिटीज के भी होने का डर रहता है, ब्लड प्रेशर होने का डर रहता है, प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होने का डर रहता है। तो पीसीओडी भी बहुत कॉमन है, प्लस प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जैसे होता है।
जिसमें कि टाइम के पहले ही एग्स का, जैसे मैंने बताया कि 35 के बाद एग्स खराब होना शुरू होते हैं, लेकिन कुछ लेडीज में उसके पहले ही 25 साल की उम्र में ही उसके या तो मदर से एग्स कम मिला हुआ हो या एग्स जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसको प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर बोलते हैं, या डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व की एग्स तो है बट उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है या कम क्वांटिटी में। तो ऐसी भी काफी महिलाएं हम लोग देखते हैं। ये सब कॉमन रीजंस होता है जिसके चलते बांझपन होता है। सर आईवीएफ के अलावा एक और भी तकनीक है जिसे इक्सी बोला जाता है, ये सर क्या होता है? इक्सी मेनली डेवलप किया गया था जब आईवीएफ करते हैं हम लोग एग्स और स्पर्म को मिलाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन जो होता है तो 10% केस में फर्टिलाइजेशन फेलियर हो जाता है। सब चीज ठीक, काउंट भी स्पर्म्स का ठीक था तभी भी फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है। तो इसमें हम लोग एक आईवीएफ जो करते हैं उसमें एक मशीन होता है, माइक्रो मैनिपुलेटर बोलते हैं, इसमें कि एग्स और स्पर्म को हम लोग बहुत 1000 गुना बड़ा करके देखते हैं ताकि एक एक स्पर्म को हम लोग आइडेंटिफाई कर लें और डायरेक्टली एग के अंदर में एक नीडल से, एक तरह का समझिए कि सेल्यूलर लेवल पे जाके हम लोग सर्जरी करते हैं, सेल के लेवल पे जाके उतना हाई मैग्निफिकेशन में, और स्पर्म्स को एग्स के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं। तो इसको इक्सी कहते हैं और इसका मेन इस्तेमाल जो होता है वो पुरुष प्रधान बांझपन में होता है, जिसमें कि स्पर्म्स की कमी हो, बहुत कम स्पर्म्स हो या जीरो स्पर्म हो। जीरो स्पर्म भी अगर रहे तो टेस्टिस के अंदर से हम लोग नीडल से उसका स्पर्म्स निकाल लेते हैं और इस विधि में केवल 10-15 भी स्पर्म अगर मिल जाए हम लोग को तो उससे इक्सी की टेक्निक करके हम लोग जो बाकी आईवीएफ का प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। तो पुरुष प्रधान बांझपन और जो फर्टिलाइजेशन फेलियर होता है आईवीएफ में, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर आईवीएफ की ये जो तकनीक है इसको हम मैक्सिमम कितनी बार यूज़ कर सकते हैं सर? मैंने आपको बताया कि आईवीएफ किसी को तो एक बार में ही फायदा हो जाता है और 3-4 साइकिल लगते हैं एक प्रेगनेंसी होने में, लेकिन ऐसा कोई बंदिश नहीं है कि किसी औरत को कितने बार आईवीएफ हो सकता है। वो चाहे हम लोग के बहुत पेशेंट्स हैं जिनको कि 3 बार भी आईवीएफ से 3 बच्चे हो चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है फैक्टर कि आईवीएफ अगर एक बार हुआ तो फिर दोबारा नहीं हो सकता, दोबारा भी बच्चा हो सकता है उसको। और कुछ तो ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिनका ट्यूब ब्लॉक नहीं हो, किसी दूसरे रीजन के चलते आईवीएफ किया जाता है, तो आईवीएफ से एक बार बच्चा होने के बाद दोबारा वो सोचते भी नहीं है कि अब ट्राई करना है और उनको नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो सकता है। आपके कहने का मतलब यह है कि अगर किसी महिला ने किसी वजह से कुछ शारीरिक कमियां रही हो, बॉडी में किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस रहा हो या जो भी वजह रही हो, आईवीएफ अपनाते हैं लोग, उसके बाद शरीर में खुद ऑटोमेटिक कुछ बदलाव आते हैं, दूसरी बार में नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती है सर? बहुत बार ऐसा होता है, एक बार प्रेगनेंसी एक बार हो जाने के बाद बॉडी का सिस्टम फंक्शन करने लगता है, मोमेंटम उसमें आ जाता है। तो कोई अगर ऐसा एब्सोल्यूट रीजन नहीं रहे तो जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, पीसीओडी है, इवन एंडोमेट्रियोसिस, प्रेगनेंसी के दौरान एंडोमेट्रियोसिस वाली बीमारी खत्म हो जाती है काफी लोगों में, कुछ लोगों में परसिस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि हर आईवीएफ के बाद हर औरत को फिर अपने आप बच्चा हो जाता है इस तरह के केसेस में, बट काफी लोगों को ऐसा होता है और ये कोई आश्चर्य, हम लोग को आश्चर्य नहीं, इसलिए कि ऐसे काफी केसेस हम लोगों ने देखा है। इसका कुछ ये एवरेज सर 50% 60% ऐसा कुछ बता 50 सकते तो हैं? नहीं कहेंगे, लेकिन हम 25% लोगों को होता है। 25% लोगों में हो जाता है। एक और गलत धारणा सर ये है कि जिन लोगों ने आईवीएफ तकनीक को अपनाया है, जिन महिलाओं ने, उनको बेड रेस्ट करनी चाहिए या घर से बाहर नहीं जानी चाहिए या हैवी वर्क वगैरह कुछ हो या ऑफिस नहीं जानी चाहिए, कुछ ऐसा है क्या सर? नहीं, ये केवल आईवीएफ में ही नहीं बल्कि आईयूआई या इनफर्टिलिटी रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट होता है तो कपल्स को लगता है कि इस प्रोसीडियर के बाद बिल्कुल जाके रेस्ट में रहना चाहिए, लेकिन हम लोग का जो शरीर बना हुआ है वो रेस्ट के लिए एक्चुअली बना नहीं है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है। हम लोग जैसे एप्स से हम लोग डेवलप किए हुए हैं, एनिमल्स से, और इवन ह्यूमंस में भी आप जो नेचुरल प्रेगनेंसी होता है तो हस्बैंड वाइफ लोग साथ रहते हैं, वो लोग सब काम भी करते रहते हैं और बाद में पता चलता है प्रेगनेंसी हुआ, तो वो प्रेगनेंसी बॉडी ऐसा बना हुआ है कि ये सब काम करने से प्रेगनेंसी नहीं रहे या खराब हो जाए, ऐसा नहीं होता है। और स्टडीज भी काफी इस पे हुए हैं कि आईवीएफ करने के बाद कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज कर लिया गया, कुछ लोगों को घर पे भेज दिया गया और कुछ लोगों को अपने काम पे भेज दिया गया। तो देखा गया कि जो लोग काम पे गए थे उन्हीं का प्रेगनेंसी रेट ज्यादा है। लेकिन ये भ्रांति इतनी कस के फैली हुई और औरतों को भी लगता है कि वो डिस्टर्ब नहीं हो जाए, लेकिन हम लोग के यूट्रस की बनावट ह्यूमंस में ऐसी है कि खड़ा होने पे भी उसका जो रहता है वो ऐसा नहीं है कि वो चीज गिर जाए, और एम्ब्रियो इतना छोटा होता है यूट्रस की तुलना में कि उसको किसी भी तरीके से मूव करा के अगर आप चाहिएगा भी कि हम एम्ब्रियो को निकाल दे तो वो नहीं निकल सकता। तो इसकी बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं रहती है। बिल्कुल फॉरेन में जो लोग तो कपल ऐसे ही दोनों सिंगल रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं या शादी भी बहुत बार नहीं किए रहते हैं, और वो लोग आईवीएफ करा के नेक्स्ट डे से अपने काम पे चले जाते हैं। और बेड रेस्ट हम लोगों ने कभी भी अपने 20 साल के कैरियर में, तो 20 साल से भी ज़्यादा हो गया है, कभी हम लोगों ने बेड रेस्ट एडवाइस नहीं किया है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो
पेशेंट को 15 दिन वहीं पे जहां आईवीएफ करते हैं वहां या अगल बगल में बोलते हैं कि उसी शहर में रहने के लिए। कभी कभी इससे एक ही केवल फायदा होता है कि कोई कॉम्प्लिकेशन अगर आईवीएफ के बाद हो तो अगर बहुत दूर चला गया, जैसे हम लोग के पास नेपाल से भी पेशेंट आते हैं, बंगाल से भी आते हैं, तो उतने दूर से फिर आना जाना में दिक्कत होती है। और आईवीएफ सब डॉक्टर्स नहीं जानते हैं, इसलिए लोकल डॉक्टर से भी वो दिखा नहीं सकते, उन्हें समझ में नहीं आएगा कौन दवा चल रही है। बट अदरवाइज यहाँ रुक जाने से कोई फायदा नहीं होता है, बल्कि और ज्यादा स्ट्रेस होता है। हमेशा अगर आदमी अपने काम पे चला जाए तो बिजी हो जाएगा और ध्यान नहीं देगा, लेकिन अगर रेस्ट में रहेगा तो वो 24 घंटा उस प्रेगनेंसी के बारे में सोचते रहेगा। और रिप्रोडक्शन एक ऐसा चीज है जो कि बॉडी का नेचुरल चीज है और स्ट्रेसफुल कंडीशन में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो स्ट्रेस जो होता है वो हम लोग के लिए हानिकारक है, स्पेशली रिप्रोडक्शन के लिए, तो वो और हानि करता है। सर, आईवीएफ तकनीक के बारे में हमें विस्तार से बताएं, क्या है ये तकनीक? आईवीएफ टेक्नोलॉजी जो होता है, एक आईवीएफ लैब के अंदर में हम लोग औरत से एग्स निकालते हैं ऑपरेशन थिएटर में, जो कि उससे अटैच्ड रहता है आईवीएफ लैब में, और फिर माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग एग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके ओवरी से जो फ्लूइड निकलता है उसमें से एग्स को निकाल लेते हैं। उसी समय हम लोग हस्बैंड से स्पर्म्स लेते हैं उनका, और उसमें से अच्छे स्पर्म्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। फिर इस स्पर्म्स को इन एग के साथ में मिला के एक कल्चर डिश होता है, प्लेट रहता है जिसके अंदर कल्चर मीडिया रहता है, जिसमें कि वो एग्स को पोषण मिलता है, और उसमें उन दोनों को मिला दिया जाता है। इसी को आईवीएफ कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद इसको एक फ्रिज के जैसा होता है मशीन, जिसको इंक्यूबेटर बोलते हैं, और उसके अंदर टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर जो रहता है वो बॉडी के अंदर जैसा रहता है, टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर लो ऑक्सीजन का, उस टाइप के एटमॉस्फेयर में उसको हम लोग रख देते हैं। और स्पर्म्स और एग आपस में फर्टिलाइज होकर अगले दिन एम्ब्रियो बन जाते हैं, और उसके बाद दूसरे दिन, तीसरे दिन या 5वें दिन तक उसका जिस तरह से विकास होता है, हम लोग उसमें से चयन करते हैं, सेलेक्ट करते हैं कि कौन से बेस्ट एम्ब्रियोज है, और उसमें से 1, 2 या कभी कभी 3 एम्ब्रियोज भी हम लोग जो बेस्ट क्वालिटी के उसमें रहते हैं उनको हम लोग लेते हैं और एक प्लास्टिक के पतले सॉफ्ट कैथेटर से वापस औरत के यूट्रस में डाल देते हैं। इस प्रोसेस को एम्ब्रियो ट्रांसफर या ईटी कहते हैं। तो ये पूरा आईवीएफ ईटी का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हम लोग किए और फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किए। यही आईवीएफ की टेक्नोलॉजी होती है। सर, एग डोनेशन और एग हैचिंग के बारे में सर कुछ हमें बताएं। हाँ, एग हैचिंग बिल्कुल और एग डोनेशन अलग अलग चीज है। एग हैचिंग जो होता है या एम्ब्रियो हैचिंग होता है, वो हम लोग जो एम्ब्रियोज लेते हैं और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो उसके बाहर का जो शेल रहता है, जैसे ऐसे भी एग आप जो देखते हैं उसके बाहर एक शेल रहता है, उसी तरह ह्यूमन्स में भी एक शेल रहता है जिसको जोना बोलते हैं, जोना पेल्यूसिडा। तो वो जोना कभी कभी हार्डन हो जाता है, या किसी किसी एग का जोना थिक रहता है, या कभी कभी एम्ब्रियो अगर फ्रीज किया जाए उसके चलते भी। और एल्डरली लेडीज में अगर आईवीएफ होता है मोर देन 35 ईयर्स में, तो उसमें जोना थिक होता है और उसमें से अंदर एम्ब्रियो जो है बाहर नहीं निकल पाता है। एम्ब्रियो के बाहर निकलने के प्रोसेस को हैचिंग कहा जाता है। जैसे आप चिकन का सुनते होंगे, मुर्गी का हैचरी, तो वो हैचरी क्या है? चिकन को हम लोग जहाँ एग्स रखते हैं और एग से चिकन निकलता है उसको हैचिंग बोलते हैं। उसी तरह ह्यूमन्स में भी एम्ब्रियो जो होता है उस जोना से बाहर निकलता है और उसको हैचिंग कहते हैं। तो किसी किसी जैसे इन 4 टाइप के कंडीशंस में हम लोग को जहाँ जोना में कुछ दिक्कत होती है और हैचिंग नहीं हो पाता है, उसमें हम लोग एक लेजर मशीन के द्वारा इस एम्ब्रियो में के बाहर जो जोना होता है उसके अंदर होल्स बना देते हैं। इसको लेजर असिस्टेड हैचिंग बोलते हैं। और इसको एक हम लोग माइक्रो मैनिपुलेटर के द्वारा भी मैकेनिकली भी कर सकते हैं, बट लेजर से वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। तो हैचिंग करने से एम्ब्रियो का इम्प्लांट होने का चांस, उससे बाहर निकलने का और इम्प्लांटेशन का चांसेस बढ़ता है। तो इसी को लेजर हैचिंग बोलते हैं या असिस्टेड हैचिंग बोलते हैं। दूसरी जो आपने बात की एग डोनेशन की, एग डोनेशन भी आईवीएफ का एक प्रोसीडियर है। आईवीएफ में मैंने बताया कि हम लोग एग्स लेते हैं और स्पर्म से मिलाते हैं, लेकिन इसके पहले हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया है कि किसी किसी औरत में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया हो या डिक्रीज्ड ओवेरियन रिजर्व हो, जिसमें अंडे कम हो, अंडे अच्छे बनते नहीं हो और क्वालिटी पुअर हो, इस तरह के केस में आईवीएफ करने के समय एग्स जो होते हैं वो हम लोग किसी दूसरी लेडी से लेते हैं और बाकी सब चीज सेम रहता है, लेकिन केवल पात्र बदल जाता है। जो एग लेने का काम किसी दूसरे औरत से किया जाता है और डाला जाता है फिर पेशेंट पे। तो इसका और खासकर वैसी भी औरत जिन लोग को 2-3 साइकिल हम लोग आईवीएफ किए और देखे कि नहीं प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है, एग्स का क्वालिटी, एम्ब्रियो का क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं बन रहा है, तो उन लोगों को हम लोग इसके बारे में काउंसिल करते हैं। और मोर देन 40 ईयर्स ओल्ड लेडी अगर हो गई हो, किसी ने बच्चा बंद करा लिया और बाद में बच्चे का किसी एक्सीडेंटल या किसी डिजीज के चलते अगर डेथ हो जाता है, जो मेनोपॉजल हो गई हो औरत, 40 साल से ऊपर की भी, 45 साल की भी औरत, इवन 50 ईयर्स, इंडिया में आपने देखा होगा 65 साल की भी औरत को एक प्रेगनेंसी हुई है। हालांकि ये टेक्नोलॉजी जो होती है बहुत संभल के यूज करनी चाहिए और बहुत एल्डरली लेडी में करने से
प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन वो उतना नहीं झेल पाती हैं जितना कि यंग लेडी झेल पाती है, तो इसको बहुत जुडिशियसली सोच समझ के ही यूज़ करना चाहिए। बट इसका प्रेगनेंसी रेट्स बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एग्स जो लेते हैं हम लोग वो यंग किसी लेडी से लेते हैं, तो यंग फर्टाइल लेडी से लेकर करने में जो सक्सेस रेट मैंने नॉर्मल सक्सेस रेट प्रेगनेंसी का बताया IVF का 30% to 40%, तो इसमें ये चांसेस बढ़ के 50 to 60% पर साइकिल होता है, और 2 साइकिल में ही ऑलमोस्ट 90% को एक डोनेशन से बच्चे हो जाते हैं जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। सर, आपके हॉस्पिटल का नाम सृजन है। आपने अभी तक कुल कितने सक्सेस केस किए होंगे? कुछ इस तरह का कोई स्टैटिस्टिक्स आप हमारे साथ शेयर करेंगे, और हॉस्पिटल के नाम के बारे में कुछ बताएं सर। मैं हॉस्पिटल का नाम तो मैंने खुद सृजन बनाया था, इसलिए कि इसमें हम लोग रच रहे हैं जीवन को, एक तरह से भगवान ही रचता है, लेकिन हम लोग तो मैंने वी आर जस्ट माध्यम है, लेकिन सृजन जो है, हाँ सृजन जो है वो भगवान के आशीर्वाद से जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको फायदा होता है, बच्चा निर्मित होता है, इसीलिए सृजन है। और इसका टैग लाइन जो है प्रजातंतुम रक्षा, ये मेरे पिताजी ने सजेस्ट किया था कि द थ्रेड ऑफ द क्रिएशन शुड कंटिन्यू। तो ये एक तरह का जेनेटिक जो टेलोमरेज होता है उसी से रिलेटेड चीज है, ये वेद से कहीं लिया गया है प्रजातंतुम रक्षा। तो यही, और स्टैटिस्टिक्स हम लोग ऑलमोस्ट चूंकि 22 इयर्स होते रह गए, पहले तो हम लोग स्टैटिस्टिक्स जो रखते थे हार्ड कॉपी भी रहता था, पूरा 20 साल का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन रफली मैं बता सकता हूं कि मोर देन 20,000 प्रेगनेंसीज IUI और IVF से हम लोग का हो चुका होगा, उससे ज़्यादा ही हुआ है। आपका जो IVF लैब है सर, वो अन्य लैब से थोड़ा सा अलग हटके है। एशिया में मुझे लगता है कि आपका जो लैब है उसमें 2 इंक्यूबेटर है, तो कुछ ऐसा मैंने कहीं पढ़ा और सुना है कि एशिया में पहला स्थान। नहीं, 2 इंक्यूबेटर्स नहीं है, इनफैक्ट हम लोग के पास 8 इंक्यूबेटर्स है, 8 इंक्यूबेटर है, और ये एशिया का सबसे अच्छे इक्विप्ड लैबों में से एक है, जिसमें कि हम लोग का क्लिनिक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होता है वो बेबी सेंट्री करके सॉफ्टवेयर है, जो कि बहुत अच्छे से डेटा को सब मेंटेन करके रखता है। पेशेंट अपना फाइल भूल भी जाए तो उसके एक प्रोसीडियर का कैसे हो रहा है, उसका कैलेंडर बना देना दवा का, तो ये बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर है। और इसको सीखने में हम लोग को 2-3 महीना टाइम लग गया था। हम लोगों ने पहले जब लाया था तो सोचा कि इसको लाने पर सब काम ऑटोमेटिक होने लगेगा, बट बाद में पता चला कि नहीं, इसको तो सॉफ्टवेयर को खुद पढ़ना पड़ता है और अपने क्लिनिक के हिसाब से आपको इसको डिजाइन फिर उसको करना पड़ता है। ये ऐसा नहीं, कस्टम बिल्ट नहीं आता है, इसको मैंने यू हैव टू टेलर मेड इट फॉर योरसेल्फ, मैंने एक चीज का क्या दवा आप यूज कर रहे हैं, इसलिए कि ये सॉफ्टवेयर बाहर US की कंपनी है बेबी सेंट्री, उसका ये सॉफ्टवेयर है। इंडिया में 1-2 जगह हम लोगों ने लगाने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत टफ था इसको शुरू में इंप्लीमेंट करना, बट एक बार इंप्लीमेंट हो जाने के बाद से अब हम लोग के लिए मैंने काफी एडवांटेजेस हो गया है उसको यूज करना। दूसरा जो हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट है वो टाइम लैप्स इंक्यूबेटर उसको बोलते हैं, टाइम लैप्स मशीन या एम्ब्रियोस्कोप कहते हैं। तो हम लोगों ने 2012 में लाया था, उसमें इंडिया में हम लोग का सेकंड इंस्टॉलेशन था वो एम्ब्रियोस्कोप का, और हम लोग नेक्स्ट ईयर ही हम लोग दूसरा एम्ब्रियोस्कोप लाए, और हम लोग का सेंटर जो था फर्स्ट सेंटर था जो इसमें कि 2-2 एम्ब्रियोस्कोप एक लैब में हो। और अब उससे भी एडवांस सिस्टम आ गया है जिसको एम्ब्रियोस्कोप प्लस बोलते हैं, वो भी इंडिया में सबसे पहले हम ही लोग के सेंटर में आया है। इसमें फायदा ये होता है कि एम्ब्रियोस को हम लोग को बाहर नहीं निकालना पड़ता है इवेलुएट करने के लिए। वो नॉर्मली किसी भी एम्ब्रियो को जो हम लोग IVF करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम लोग यूजुअली 5 दिन पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं, 5वें दिन वो ब्लास्टोसिस्ट उसको बोलते हैं। 5 दिन का जो एम्ब्रियो होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको ब्लास्टोसिस्ट स्टेज कहते हैं, तो उसको ट्रांसफर करना ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कहलाता है। उस 5वें दिन तक जाते जाते एम्ब्रियोस के बारे में हम लोग को ज्यादा जानकारी मिल जाती है कि वो कितने कॉम्पिटेंट या सक्षम है, तो सेकेंड डे सेलेक्ट करना एम्ब्रियो को उतना एफिशिएंट नहीं रहता है, तो जितना टाइम दिया जाए उतना ज़्यादा अच्छा हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस नॉर्मल इंक्यूबेटर्स में एम्ब्रियोज को केवल हम लोग 1 बार या 2 बार निकाल के देखते हैं और सिलेक्शन कर लेते हैं, और हम लोग को पता नहीं रहता है कि बीच में एम्ब्रियो का विकास कैसे हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्ब्रियो का विकास बीच में गड़बड़ हुआ हो और बाद में वो फिर रफ्तार पकड़ ले, लेकिन एक्चुअली उसका हिस्ट्री अच्छा नहीं रहता है। तो इस तरह के एम्ब्रियोज जो होते हैं उनका फेलियर होना या कोई एबनॉर्मलिटी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। एम्ब्रियोस्कोप एक ऐसा मशीन है जिसमें कि हर एम्ब्रियो का हर 5 मिनट पे एक पिक्चर वो मशीन के अंदर ही, इंक्यूबेटर के अंदर ही रखे वो लेते रहता है। कैमरा जो रहता है वो, हाँ, कैमरा एवरी एग के लिए वो मशीन रहता है, कैमरा तो एक ही रहता है, बट एवरी 5 मिनट्स हर एम्ब्रियो का वो फोटो खींचते जाता है और वो स्टोर करके रखता है, और आप उसको ग्रोथ को देख सकते हैं। तो आप उसके ग्रोथ को ऑलमोस्ट आपके पास 500 इमेजेस रहता है और वो वीडियो के जैसा चलता है। इसको टाइम लैप्स इमेजिंग कहते हैं। आप टाइम लैप्स इमेजिंग दूसरे फूल जैसे आपने कभी
देखा होगा फूल पूरा खिलते हुए तुरंत दिखा देता है, तो वो कैमरा रख के हर कुछ इंटरवल पे आप फूल को अगर लीजिएगा और उसको एक फिल्म बना दीजिएगा तो आपको लगेगा कि फूल आपके सामने ही खिल रहा है। उसी तरह वो एम्ब्रियो भी जो है, जब से हम लोग एग निकालते हैं और जब तक वो ब्लास्टोसिस्ट बनता है तो आप वीडियो जैसा देख सकते हैं कि वो कैसा उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट नॉर्मल है कि नहीं। तो एम्ब्रियो सिलेक्शन में इससे ज्यादा मदद मिलती है और चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी भी इससे ज्यादा अच्छा रहता है, एम्ब्रियो सुरक्षित भी रहते हैं इसमें। सर आजकल बहुत सारी फिल्में जो हैं विकी डोनर या फिर और भी कई फिल्में जो हैं इस पर बनी हैं। सेलिब्रिटी या फिल्म का इस तकनीक का को लोगों तक पहुंचाने में कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है सर? बहुत अच्छा रोल करता है, इसलिए कि आप जानते होंगे आप बड़े बड़े हीरो, गुड न्यूज भी मूवी आई थी इसी थीम पे बेस्ड थी, शाहरुख खान, देन आमिर खान, और भी लोग, मैंने नाम लेना बहुत अच्छा नहीं रहता है, लेकिन बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन पेशेंट हम लोग के पास आता है, उन लोग को हम लोग बताते हैं। कुछ ऐसे भी पेशेंट्स रहते हैं जो कि किसी पार्टिकुलर रिलीजन के रहते हैं, तो उनको भी हम लोग बताते हैं कि देखिए आपके हीरो जब ऐसा कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, तो इसमें ये बात नहीं है कि कोई खराब बात है। तो उससे वो लोग समझते हैं कि हाँ नहीं ये बात सही है। और तो ये काफी इंडोर्समेंट अगर वो लोग करते हैं, जैसे आज टीकाकरण ही हो रहा है हम लोग के देश में, और जो प्राइम मिनिस्टर या सीएम या बड़े एक्टर्स आके या जो भी हम लोग के समाज के बड़े लोग हैं वो आके करते हैं, तो बाकी लोगों को उसे प्रोत्साहन मिलता है। उसी तरह आईवीएफ भी सेलिब्रिटीज के कराने से प्रोत्साहन मिलता है। कभी कभी इसका निगेटिव भी इफेक्ट होता है कि कुछ लोग इसको समझते हैं कि फैशन है और बिना जरूरत के भी आईवीएफ करवाने के लिए वो जिद करते हैं। सर एक और तकनीक है सरोगेसी, हाँ, उसके बारे में सर कुछ हमें बताएं। हाँ, सरोगेसी भी आईवीएफ की एक टेक्निक है। जैसे मैंने बताया कि आईवीएफ में मेनली बेसिक स्टेप होता है एग लेना, स्पर्म लेना, एम्ब्रियो बनाना और एम्ब्रियो ट्रांसफर करना। तो जब एम्ब्रियो ट्रांसफर हम लोग करते हैं, किसी पेशेंट का यूट्रस नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है बचपन से ही। किसी का यूट्रस किसी रीजन के चलते, ऑपरेशन के चलते निकाल दिया गया हो, उसको कोई ट्यूमर हुआ हो, ब्लीडिंग हुआ हो प्रेगनेंसी के दौरान, या यूट्रस में इन्फेक्शन लगने के चलते वो यूट्रस फंक्शनल नहीं हो, इस तरह के केस में उस औरत में वापस हम लोग एम्ब्रियो को नहीं डाल सकते हैं। तो इस हालत में हम लोग किसी दूसरी स्वस्थ महिला के यूट्रस में उस बच्चे को डाल देते हैं। तो जेनेटिकली पेशेंट का ही वो कपल का रहता है बच्चा, लेकिन वो एम्ब्रियो जो रहता है वो किसी दूसरे के पेट में फिर पलता है। इसी टेक्निक को सरोगेसी कहते हैं। ये वेरिएशन, एग डोनेशन, सरोगेसी, ये सब आईवीएफ टेक्निक का ही वेरिएशन है। जो प्रोसेस एक ही हो रहा है, बट उसमें जो पात्र होते हैं, किरदार होते हैं, वो बदल जाता है। आधा मैंने इंटरवल के पहले कोई हीरो है, हीरोइन है, इंटरवल के बाद की हीरोइन दूसरी हो गई। एग निकाले अगर दूसरे से लिए तो एग डोनेशन हुआ, और अपना एक दूसरे को दिए तो वो सरोगेसी हो गया। यही सरोगेसी होता है। सर महिलाओं में एक कॉमन समस्या जो है वो ओबेसिटी है, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है? ओबेसिटी का प्रभाव देखा गया है बांझपन पे डायरेक्टली भी है, गर्भपात पे भी होता है, मैंने प्रेगनेंसी लॉस भी उसके चलते होता है। कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जो होता है वो भी ओबीज वीमेन में ज़्यादा रहती है। प्रेगनेंसी को मैनेज करना, डिलीवरी में भी दिक्कत होती है ओबीज वीमेन में। और ओबेसिटी जो रहता है वो फ्यूचर के बहुत सारे डिजीज़ के लिए रिस्क फैक्टर बन जाता है, इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, यूट्राइन कैंसर। ये सब जो है ओबेसिटी के साथ साथ ये सब फैक्टर बढ़ते रहते हैं। हम लोग के क्षेत्र में स्पेशली पीसीओडी के केसेस में ओबेसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है, नेगेटिव रोल। और ओबीज अगर कोई लड़की है या औरत है जो कि पीसीओडी से ग्रस्त है, तो ओबेसिटी मैनेजमेंट करना फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है। अगर महिला अपना 5% भी वजन अगर घटा लेती है तो उसका पीसीओडी का प्रॉब्लम 50% घट जाता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल होना, उसमें खाना पीने पे ध्यान देना कि हम लोग हेल्दी डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, ज़्यादा फैट नहीं है, ज़्यादा जंक फूड नहीं है, प्लस रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है पीसीओडी की महिलाओं को। और बाकी भी जो इनफर्टिलिटी की महिलाएं हैं जिनका कि बीएमआई ज़्यादा है, वेट ज़रूरत से ज़्यादा उनके हाइट के हिसाब से है, तो वो लोग अगर वेट रिड्यूस करती है तो उससे प्रेगनेंसी रेट्स काफ़ी सुधर जाते हैं। पीसीओडी के पेशेंट्स तो ऐसे हम लोगों ने कई देखे हैं जो केवल वेट रिड्यूस किया और उनको किसी दूसरे ड्रग का जरूरत नहीं पड़ता है और वे खुद ब खुद कंसीव कर लेती हैं। आप सृजन हॉस्पिटल चलाते हैं, सृजन हॉस्पिटल की भविष्य की क्या योजनाएं हैं सर? आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं? सृजन हॉस्पिटल में हम लोगों ने पहले तो इसके और सेंटर्स बनाने का हम लोग पे बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि हम लोग एक क्लिनिकल प्रैक्टिस होने के साथ साथ ये ईस्ट इंडिया का ऐसा एकमात्र सेंटर है जो कि फॉक्सी के द्वारा भी, जो हम लोग का फेडरेशन ऑफ ऑब्स-गायनियन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, इंडियन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी है, इंडियन फर्टिलिटी सोसाइटी और इंडियन सोसाइटी ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्शन, ये चार जगह से एक्रेडिटेड है फॉर गिविंग ट्रेनिंग।
तो हम लोग के पास पोस्ट ग्रेजुएट गायनेकोलॉजिस्ट आते हैं फॉर डूइंग सर्टिफिकेट कोर्स। एमटी यूनिवर्सिटी का भी डिप्लोमा कोर्स होता है 1 साल का, 6 महीना का सर्टिफिकेट कोर्स होता है फॉक्सी के द्वारा, और 2 दिन का भी शॉर्ट कोर्सेज 7 डेज का, 14 डेज का, जिसमें कि हम लोग एक्सपोजर होता है आईवीएफ और इक्सी का कोई अगर करना चाहे तो। हम लोग साथ साथ में एकेडमिक्स और रिसर्च वर्क करते रहते हैं। बहुत सारे पेपर्स हम लोग के पब्लिश हुए हैं। हम लोग की डॉक्टर्स जो है वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके उन लोगों का बहुत सारा लेक्चर्स हुआ है, पेपर हम लोग पब्लिश किया है, टेक्स्ट बुक्स में भी हम लोग आर्टिकल लिखे हैं। तो हम लोग पे जो भी यहाँ आता है काम करने, वो इंप्रेस्ड होकर इतना जाता है कि वो चाहता है कि वो जहाँ खोले वो सृजन का ही सेंटर है। इसलिए कि हम लोग टेक्नोलॉजी को इतना अपग्रेड किए हुए हैं और कि उन लोगों को लगता है कि इंडिया में बहुत जगह वो लोग सेंटर्स देख के आते हैं, बट उन लोग को विश्वास नहीं होता है कि इस तरह के से काम किया जा रहा है। तो काफ़ी जगह हम लोग सेंटर्स खोलने की बात हो रही है कि हम लोग सेंटर्स शुरू करें। केवल मेरा कंसर्न रहता है कि हम दूसरे किसी जगह अगर अपना उतना ही अगर देंगे, अगर अपना टाइम दें या अपना एफर्ट दें, तो मेरा यहाँ का काम थोड़ा सफ़र होगा। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए ये हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं। दूसरा जो प्लान सृजन का है, वो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो अभी बिहार में नहीं आया है, वो है प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस। जो जेनेटिक टेस्ट होते हैं, जो एम्ब्रियोज हम लोग डालते हैं, फेलियर होने का एक रीज़न, प्लस बहुत लोग जो एल्डरली लेडीज़ है उसमें चांसेस जेनेटिक डिजीज होने का ज़्यादा रहता है। तो एम्ब्रियो को हम लोग डालने के पहले ही एम्ब्रियो में से एक सेल निकाल के उसका जेनेटिक एनालिसिस कर सकते हैं। इसको पीजीडी बोलते हैं। तो हम लोग के पास पीजीडी का काफ़ी प्लेटफॉर्म मौजूद है और काफ़ी इंटरेस्ट रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कुछ चीज़ हो गया है। हम लोग काफ़ी साल से कोशिश कर रहे हैं कि जेनेटिक्स भी हम लोग लाएं, लेकिन जेनेटिक्स में ट्रेंड लोग बहुत कम है और फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स चाहते हैं कि हम लोग महीना में 1 दिन आए और काम करके चले जाए। बट हमको बिहार का ही कोई आदमी जो जेनेटिक्स में हो और अच्छा जानता हो इस चीज़ में, तो उस तरह का कोई आए तभी हम लोग वो फर्दर स्टेप ले सकते हैं, बिकॉज वो बहुत क्रिटिकल चीज़ होता है और उसको हम लोग हल्के से नहीं ले सकते हैं। कोई अच्छा एक्सपर्ट हो तो हम लोग अब जेनेटिक्स का डिपार्टमेंट हम लोग सृजन में ऐड करना चाहते हैं, जिससे कि फ्यूचर का जो भी अब नया एडवांसेस आ रहा है उसमें जेनेटिक्स भी आईवीएफ के साथ इनकॉर्पोरेटेड होते जा रहा है। तो जेनेटिक्स अब जल्दी सुनिएगा कि हम लोग वो चीज़ हम शुरू कर रहे हैं। आईवीएफ तकनीक के फादर कंसिडर किए जाते हैं, या जो हैं आईवीएफ तकनीक के फादर, रॉबर्ट एडवर्ड, उनसे आपको मिलने का सर सौभाग्य प्राप्त हुआ? हाँ, रॉबर्ट एडवर्ड तो अब रहे नहीं, उनका डेथ हो गया और उनको नोबेल प्राइज़ मिला है इसमें मेडिसिन में। पिछले वर्ष ही उनको नोबेल प्राइज़ मिला रॉबर्ट एडवर्ड्स को। और मैं जब गया हुआ था, इंग्लैंड गया हुआ था, तो उस समय मैंने उनसे कोशिश की थी मिलने की, इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था और बहुत जोश था और ये सब करने का काफ़ी शौक था। तो जहाँ पे फर्स्ट आईवीएफ बेबी हुआ था वहीं उन लोगों का क्लिनिक है कैम्ब्रिज के पास, यूके में। गांव टाइप का वो है, वहाँ पे एक पुराना किला टाइप का कह लीजिए उस टाइप का, या विला कह लीजिए उस टाइप का, पूरे ग्रीनरी में बहुत अच्छे ग्रीन है। और रॉबर्ट एडवर्ड के साथ ही दूसरे जो गायनेकोलॉजिस्ट उनके साथ थे, स्टेप्टो, रॉबर्ट एडवर्ड्स वाज अ साइंटिस्ट और स्टेप्टो गायनेकोलॉजिस्ट थे। तो स्टेप्टो उस समय लैप्रोस्कोपी से एग्स निकाला जाता था। तो स्टेप्टो का डेथ हो गया है और उनका जो बॉडी जो है उसी हॉस्पिटल के बाहर में ही गड़ा हुआ है। तो वो जगह देखने का मुझे टोम्बस्टोन जो है वो देखा मैंने। और उस समय रॉबर्ट एडवर्ड्स वहाँ पे नहीं थे और पता चला कि उनका शेड्यूल काफ़ी बिजी था और उस समय मैं नहीं मिल पाया। बट रॉबर्ट एडवर्ड्स के जो वहाँ पे उस समय जो चीफ थे हॉस्पिटल के, बाद में उनका भी बुक्स टेक्स्ट बुक वगैरह मिला, उनसे भेंट हुई और उन्होंने बोला भी कि ठीक है, बहुत अच्छा ये तुम सोच रहे हो कि वहाँ पे इस टाइप के थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आईवीएफ ऐसे जगह करने जा रहे हो। इसलिए कि पहले आईवीएफ करने के लिए यहाँ से लोग को पहले बॉम्बे जाना पड़ता था और 2 महीना का सामान वामान अपना काम छोड़ना पड़ता था। लॉस ऑफ इनकम तो होता ही था, बॉम्बे में रहना किसी भी समय बहुत महंगा होता था, प्लस इलाज का खर्च, तो बहुत ट्रबलसम था बॉम्बे या दिल्ली जाके उस समय इलाज कराना। तो मेरा मेन ये था कि अभी लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, जा सकते हैं, प्लेन से भी आना जाना कर सकते हैं, लेकिन जो गरीब लोग थे जो आईवीएफ की जरूरत थी और अफोर्ड नहीं कर सकते थे जाना, तो मेनली हम लोगों ने आईवीएफ की शुरुआत इसी पर्पज से की थी। और तो ये सब बात हम लोगों ने डिस्कस किया था। बाद में रॉबर्ट एडवर्ड से एशरी होता है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोलॉजी, उसके कॉन्फ्रेंस में मुझे दैट लिविंग लीजेंड से भेंट करने का मैंने बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनसे मुलाकात हुई, उनको भी मैंने बताया कि कैसे हम लोग का जीवन, केवल मेरा ही जीवन क्या, लाखों लोगों का जीवन मिला है, लाखों लोगों का जीवन चेंज हुआ है। आईवीएफ अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, ड्रग्स है, इसके साथ कंज्यूमेबल्स है, मशीन्स है, और लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ में, डॉक्टर्स, एजेंट्स,
डोनर्स, तो बहुत बड़ा एक बिजनेस बन गया, मल्टी बिलियन बिजनेस ही बन गया है। तो उसके प्रणेता थे, काफ़ी लड़ के उनको लड़ना पड़ा था, इसलिए कि जो वहाँ का इंग्लिश चर्च था वो इसके अगेंस्ट था कि नहीं ये काम जो है अनएथिकल है। काफ़ी उनको भी बेइज्जती सहनी पड़ी थी, काफ़ी जगह जवाब देना पड़ा था और बहुत स्ट्रगल करके मैंने काम करना है तो एक जगह और उसको जस्टिफाई करना अलग एक और बात होती है। तो उनसे मिल के बहुत अच्छा लगा कि जो आईवीएफ फर्स्ट आईवीएफ किए थे, जो मेरे लाइफ का जो सपना था उसके वो प्रणेता थे, उनसे भेंट हुई, तो दैट वाज वेरी गुड मोमेंट फॉर मी। अभी जो आईवीएफ से जो पहली बच्ची पैदा हुई थी, उनकी उम्र अभी क्या होगी सर? और लुई ब्राउन थी
फर्स्ट बेबी, और उसकी उम्र ऑलमोस्ट अब 50 इयर्स होने जा रही है। 1978 में हुआ था तो 52-53 इयर्स हो गया है। उसकी छोटी बहन जो थी वो भी आईवीएफ से ही जन्म हुआ था और उसको अब नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो गया है। तो लुई ब्राउन बहुत सारे जो वर्ल्ड वाइड आईवीएफ कॉन्फ्रेंसेस होता है उसमें उसको एज ए सेलिब्रिटी बुलाया जाता है, लोग उनके साथ फोटो खिंचाते हैं। मेरा तो नहीं है इसलिए कि लास्ट 2-3 साल से मैं नहीं अटेंड कर पाया हूँ, बट 50 इयर्स पूरा होने के साल लुई ब्राउन आई थी और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि कैसा उन्हें लगता है फर्स्ट आईवीएफ बेबी होने का। इंटरव्यू के सर आखिरी चरण में है, अब हम आपके शौक के बारे में जानना चाहेंगे सर। मैं कुछ आपके ऊपर हमारी टीम जब रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कहीं आप गिटार बजा रहे हैं, कहीं आप बुलेट चला रहे हैं। आपके शौक क्या रहे हैं सर? खाली समय में क्या करना पड़ता है? बचपन में हम लोग स्पोर्ट्स खेलते थे हर तरह का। ये प्रोफेसर्स कॉलोनी था हम लोग का जो मोहल्ला था, पहले आइसोलेटेड कॉलोनीज हुआ करते थे, अब तो हर कॉलोनी एक दूसरे से मिल गया है और वो स्पोर्ट्स वाले को पता नहीं रहता है। लेकिन पहले हम लोग का जो एक पूरा प्रोफेसर्स कॉलोनी का ग्रुप था बच्चों का, और सब एक ही एज ग्रुप के थे, 2-3 साल 4 साल बड़े छोटे, तो हम लोग मिल के खेला करते थे। बचपन में क्रिकेट हम लोग खूब खेलते थे, फिर टेबल टेनिस का भी, बैडमिंटन का भी शौक था, बाकी भी जितना खेल होता है वो सब हम लोग खेलते थे। फिर स्टैम्प कलेक्शन का शौक मुझे था, अभी भी मैं कलेक्ट करता हूँ। वो भी शौक मेरे फादर से ही डेवलप किया हुआ है। वो पापा खुद स्टैम्प कलेक्टर थे और उनका कलेक्ट किया हुआ भी स्टैम्प्स मेरे पास है और फिर मैंने उसको काफ़ी बढ़ाया। तीसरा, मुझे पेंटिंग में भी इंटरेस्ट है। पेंटिंग करने का पहले शौक था बट अब मैं नहीं करता हूँ, बट मैं पेंटिंग्स कलेक्ट करता हूँ अच्छे आर्टिस्ट का। प्लस मुझे खासकर पटना कलम का जो आर्ट होता है 1800, 1700 और 1800 में, उसको कंपनी स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहा था, इसलिए कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो अपने यहाँ से पहले पेंटर्स को बुलाई थी और वो लोग यहाँ पहले फोटोग्राफी नहीं होता था तो वो लोग यहाँ का स्केच बना के ले जाते थे इंग्लैंड दिखाने के लिए कि देखो ऐसा जगह पे हम लोग काम करते हैं। वो आर्ट जो मधुबनी पेंटिंग, हाँ, तो वो आर्ट जो है कंपनी के जो पेंटर्स थे वो उन्होंने लोकल आर्टिस्ट को सिखाया। तो हर जगह पे, पंजाब में, साउथ में, बंगाल में, उसी तरह पटना में जो आर्टिस्ट थे पटना सिटी में, तो वो लोग उस जो आर्ट को लोकल जो उसमें फिर वेरिएशन आया उसको पटना कलम बोलते हैं। तो पटना कलम की जो आर्ट जो था वो 1920-30 तक आते आते वो खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, कोई नहीं पटना आर्ट बनाता है, मिनिएचर पेंटिंग होती थी। तो पटना आर्ट, पटना कलम का भी मुझे बहुत शौक है कलेक्ट करने का, और काफ़ी बाहर इंग्लैंड से भी मैंने, जो लोग यहाँ से आर्ट गया था उसे मैंने मंगवाया ऑक्शन हाउस के थ्रू भी और जान पहचान के लोग के थ्रू भी। मधुबनी पेंटिंग में भी मुझे इंटरेस्ट है। मधुबनी पेंटिंग, मेरे क्लिनिक में भी मधुबनी पेंटिंग के जो आर्टिस्ट थे, नेशनल अवार्ड विनर कोई पासवान, नाम में पूरा याद नहीं पड़ रहा है, तो उनसे मैंने म्यूरल पूरा बनवाया है आईवीएफ को मधुबनी स्टाइल में। प्लस लोकल भी आर्टिस्ट और भी मधुबनी पेंटिंग के हैं जो कि मधुबनी को थोड़ा और मॉडर्न तरीके से पेश कर रहे हैं। फ्यूजन में थोड़ा वेरिएशन है, प्योर मधुबनी आर्ट नहीं है बट मधुबनी पे ही आर्ट पे फोकस्ड है। जैसे मीनाक्षी बनर्जी जी हैं, उनकी पेंटिंग्स भी मैं कलेक्ट करता हूँ। तो ये सब चीज़ों का मुझे शौक है। चीज़ों का शौक है सर। हम आपके हाथ पर टैटूज वगैरह देख सकते हैं, ये सर शौक कैसे डेवलप हुआ और क्या इसके हाथ पर जो आपने कुछ टैटूज बनाए उसके कुछ मीनिंग्स वगैरह? नहीं, ये टैटू तो एक्चुअली ये शौक के लिए नहीं है। ये मेरा सन जो बड़ा था उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसको शौक था इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा, तो उसके जाने के बाद से मैंने उसके याद में ये बनाया था। फिल्में देखते हैं सर? हाँ, फिल्म मैं देखता हूँ। मुझे एक्शन मूवीज़ ज़्यादा पसंद है, या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस वाला जो होता है वो, जेसन बॉन्ड सीरीज़ है, मिशन इम्पॉसिबल काइंड ऑफ फास्ट एक्शन थ्रिलर मैं देखता हूँ। गाने सुनते हैं सर? गाने भी सुनता हूँ। गाने में नए गाने भी अरिजीत सिंह के और पुराने भी 1970s 80s के सुनता हूँ। काफ़ी एंजॉय करता हूँ गाना सुनना भी फ्री टाइम में। सर, मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमें अपने यहाँ बुलाया और हमसे बहुत सारी बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, द कूल इंटरव्यू की टीम की तरफ से, मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा आपसे बात करके। सर की बहुत सारी भविष्य की योजनाएं हैं। एक आखिरी सवाल सर आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आईवीएफ जो तकनीक है इसको गवर्नमेंट का कितना सहयोग मिल रहा है? अगर कुछ आप गवर्नमेंट से अपील करना चाहें। अभी गवर्नमेंट से इसमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अभी तो बिल आने वाला है इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करने के लिए। एआरटी बिल जो है वो संसद में आने वाला है। सरोगेसी बिल भी पास हो चुका है, राज्यसभा से, लोकसभा से पास होना बाकी है। अभी इनफर्टिलिटी को, अफसोस की ये बात है कि गवर्नमेंट भी या इंश्योरेंस एजेंट भी इनफर्टिलिटी को डिजीज नहीं मानते हैं और इंश्योरेंस जो के अंदर में ये कवर्ड नहीं है।
तो बहुत अगर इंश्योरेंस कवरेज मिल जाए इस डिजीज़ को, जैसा कि बहुत सारे बाहर के देशों में है, बहुत सारे देशों में तो डायरेक्टली गवर्नमेंट सब्सिडाइज फ्री करती है, इसलिए कि आईवीएफ जो सबसे फास्ट टेक्निक है किसी को भी प्रेग्नेंट करने का। तो जर्मनी, इजराइल, जहाँ पे कि पॉपुलेशन कम है और वो गवर्नमेंट चाहती है कि पॉपुलेशन हम लोग का बढ़े, वहाँ पे फ्री आईवीएफ होता है, 6 साइकिल्स तक फ्री आईवीएफ किया जाता है। हम लोग के यहाँ ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। किसी मेडिकल कॉलेज में आईवीएफ शुरू हुआ है, लेकिन वहाँ भी 60 से 70 हज़ार 80 हज़ार रुपया लग जाता है पेशेंट को, दवा खरीदना पड़ता है पेशेंट को। तो ये और पेशेंट्स की नंबर बहुत ज़्यादा है और गरीब पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोग के लिए भी अपने क्लिनिक में इलाज करने से ज़्यादा पेशेंट के गरीबी का इलाज के बारे में सोचना पड़ता है कि इसका क्या करें। पेशेंट आता है, बोलता है गरीबी है, लेकिन हम लोग इलाज तो बीमारी का कर सकते हैं, गरीबी का इलाज तो खुद उसको करना रहता है या सरकार मदद उनको कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट इसकी फैसिलिटी दे, लेकिन हम जानते हैं कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर उन लोग का बहुत अच्छा नहीं है, प्लस कोविड आ गया है, तो हेल्थ रिसोर्सेज जो है अभी बहुत और भी क्रिटिकल एरियाज है जिसमें कि हम लोग का रिसोर्सेज जा रहा है और गवर्नमेंट इसको कोई प्रायोरिटी नहीं दे रही है। तो उन लोग के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट है जो लोग इससे इनफर्टिलिटी से ग्रसित है और गरीब है, तो उन लोग पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर से हम लोग बात कर रहे हैं, बात के इस दरमियान मैं इस चीज़ को समझा हूँ कि भविष्य की अभी बहुत सारी योजनाएं हैं जो डॉक्टर हिमांशु रॉय सर करना चाहते हैं। और मैं एक शेर के साथ इस इंटरव्यू को ख़त्म करना चाहूँगा कि ज़िंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी का असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं, अभी तो मापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया।